नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नया मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको जीके करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर याद रखिएगा। यहाँ से अगर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उनके आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन है जिसे 2020 देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आशुतोष भारद्वाज को, ऑप्शन नंबर डी आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, आशुतोष भारद्वाज। दोस्तों पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? आपको बताना दोस्तों कि जो गांधार कला है वो किसके अधीन फली फूली। ठीक है, जो दिए गए ऑप्शन में से इनमें से बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा, कुषाण काल में जो गांधार कला है दोस्तों, वो कुषाण काल में सर्वाधिक फली फूली, मतलब इसका सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कुषाण काल। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो है एन.वी. रमन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एन.वी. रमन का नाम याद रखना है आपको। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एन.वी. रमन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, जो दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक या सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य जो है दोस्तों भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। डोलड्रम क्या है? अब आपको बताना दोस्तों कि डोलड्रम क्या है, दिए गए ऑप्शन में से आपको, ठीक है, पता होना चाहिए कि डोलड्रम क्या है दोस्तों। एक उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है डोलड्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की वार्षिक सूची के 35वें संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, आपको बताना है फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की जो वार्षिक सूची है उसके 35वें संस्करण में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है दोस्तों? याद रखिएगा, जेफ बेजोस का नाम याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जेफ बेजोस। ठीक है, इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेखा उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो आपका सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नाथुला। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है दोस्तों आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। कीमत विभेद का तात्पर्य है, आपको बताना दोस्तों कीमत विभेद का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, या कीमत विभेद से क्या तात्पर्य है, दिए गए ऑप्शन को आपको पढ़ना है और आंसर बताना है। ठीक है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा, वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है उसे कीमत विभेद कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कीमत विभेद का तात्पर्य क्या होता है? वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है कीमत विभेद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नौसेना के जहाज़ों को, ठीक है, मिसाइल हमले से बचाने के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है?
ठीक है, आपको बताना है कि नौसेना के जहाज़ों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए किसने एक उन्नत क्षैप प्रौद्योगिकी विकसित की है। ठीक है, अगर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा DRDO ने। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, DRDO ने विकसित की है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है। अगर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा, मुख्य नदी घाटियों तथा डेल्टाओं में। ठीक है, मुख्य नदी घाटियों और डेल्टाओं में गहन निर्वाह कृषि केंद्रित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस हर साल मनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, हर साल। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 9 अप्रैल। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत किस वर्ष से की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए आपको MPGK के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत किस वर्ष से की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्ष 2001 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष 2001 से मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, अनुसूचित जाति प्लस जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, टोटल 82 सीट आरक्षित है, जिसमें 35 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति और 47 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, इस प्रकार से कुल 82 सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 82। दिसंबर 2020 में किस बैंक द्वारा इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा कि दिसंबर 2020 में किस बैंक द्वारा इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ICICI बैंक के द्वारा। ठीक है, ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य सचिव थे वो थे HS कामत। ठीक है, कौन थे दोस्तों, HS कामत जो है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, HS कामत, नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का 74वां संशोधन पारित करने के लिए अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 1994 लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, संविधान का 74वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तहत अक्टूबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। दोस्तों इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, वो कौन सा। ठीक है, कौन सा जिला है, इंदौर जिला। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर बी और सी ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, आपको खाली आंसर याद रखना है। इंदौर को दिया गया है राष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार 2019। ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर जिला। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, 9 राज्य जो तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 9। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो है जावर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने मिलते हैं तो याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जावर जो है वो एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। नवंबर 2020 को जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 2020 में किसे विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसे घोषित किया गया है, लाहौर को। ठीक है, किसे, लाहौर को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, याद रहेगा आपको, एक भी क्वेश्चन भूलना नहीं है।
ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है, जो दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, नेवलों को बचाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नेवलों को बचाना। ठीक है, या पूछा जा सकता है आपको कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा नेवलों को बचाने से संबंधित है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 40वां स्थान मिला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 40वां। ठीक है, आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस सुविधा को खोलने का निर्णय किया है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए निम्नलिखित में से जिस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस सुविधा को खोलने का निर्णय लिया है वो है दोस्तों आपकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, दोनों ही केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सुविधा को खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, जिस राजवंशों में से जिसके शासक अपने ही शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो थे दोस्तों चोल राजवंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, चोल राजवंशों के जो शासक हैं अपने ही शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है, याद रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 1928 में शुरू हुआ था, कि मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपको बताना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो शुरू हुई थी दोस्तों बरदौली सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, उसकी मुख्य मांग कौन सी थी? जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से बताना है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा, नई बढ़ी हुई लगान दर की प्रत्यापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नई बढ़ी हुई लगान दर की प्रत्यापनता जो है दोस्तों इसकी मुख्य मांग थी। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह की। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए अपने ही 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिए। ठीक है, ठीक है, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताना है आपको जिसने हाल ही में फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए अपने ही 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़े हैं दोस्तों। नाम याद रखिएगा, भरत पन्नू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, भरत पन्नू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सिपाहियों के गदर के बाद। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना सिपाहियों के गदर के बाद शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीका उत्सव आयोजित करने की अपील की है। यह आयोजन के बीच किया जाना है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीका उत्सव आयोजित करने की अपील की है, और यह आयोजन दोस्तों 11 से 14 अप्रैल के बीच किया जाना है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 11 से 14 अप्रैल के बीच यह टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।